हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक आपको नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। नई इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आपके जितने भी क्लास आएंगी साइकोलॉजी की वो चैप्टर वाइज होंगी। और आज के जो हमारा चैप्टर है वंशानुक्रम और वातावरण के कुछ क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से यहाँ ये समझिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के ज़्यादा क्वेश्चन हैं, समाजीकरण के कम क्वेश्चन हैं। लेकिन नेक्स्ट डे समाजीकरण के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, अगले चैप्टर के थोड़ा कम होंगे सॉरी। चलिए आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज अपने पहले प्रश्न पर। बिल्कुल कोई भी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। तो वंशानुक्रम से अभिप्राय माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों को संतान में हस्तांतरण है। किसका कथन है? वुडवर्थ का, वीएन झा का और डिक मेयर का, जेम्स ड्रेमर का। जल्दी से इसका आंसर करिए कि वंशानुक्रम से अभिप्राय माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होता है। किसका कथन है? जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं कर पाने तो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन है? बीजमैन, सोरेनसन, लेमार्क और हिटैसिन। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। तो बीजमैन इसके प्रतिपादक है। बीज कोश की निरंतरता नियम के प्रतिपादक कौन है? बीजमैन। इसको याद करते चलिए, ठीक है। और जो हमारे नए या हमारे यहाँ जो ऑफलाइन छात्र पढ़ते हैं, अगर आपको कुछ नई चीज़ें मिलती हैं तो आप क्या करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट उसका लेकर अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। तो बीज कोश की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन है? बीजमैन। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिकता पर, वातावरण पर, ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जो हमारे साथी नए जुड़ चुके हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप लोग शेयर भी कर दिया करें। थोड़ा सा आप शेयर करना बंद कर दिए हैं, देखिए करिए। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, आप लोगों को नहीं पता होगा कितना मैं मेहनत करके सारे कंटेंट को प्रोवाइड कराता हूँ। तो मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सीटेट 2011 का यह प्रश्न है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है गौड़, तीसरा ऑप्शन है गत्यात्मक और चौथा ऑप्शन है स्थिर। इसको मैंने प्रीवियस में भी करवा दिया है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा गौड़। आनुवांशिकता को गौड़ सामाजिक संरचना माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सीटेट 2012 में आप प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग दूसरा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। तीसरा ऑप्शन कहता है समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति। और चौथा ऑप्शन कहता है चिंतन पैटर्न। जल्दी से एक बार फिर से क्वेश्चन आप देख लीजिए और फटाफट इसका आंसर करते चलिए। तो आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक में माना जाता है आँखों का रंग माना जाता है। आँखों का रंग माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, सीटेट यूपीटेट 2014 का प्रश्न है। यूपीटेट 2014 का प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, यानी कि ट्रांसमिशन होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तीसरा ऑप्शन कहता है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। और चौथा ऑप्शन कहता है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। जल्दी से इसका आंसर करिए। आप लोग इस तरह के आंसर जल्दी से करते चलिए। देखिए यहाँ पर आंसर सी इज राइट हो जाएगा कि कथन कौन सा सही नहीं है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है।
यहाँ ऑप्शन कह रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता, सीटेट 2013 का प्रश्न है। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन कहता है समवयस्कों और पितृ की यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। दूसरा ऑप्शन कहता है आनुवांशिकता और वातावरण के साथ परिचालित नहीं होते हैं। और तीसरा ऑप्शन कहता है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। और चौथा ऑप्शन कहता है मेरे प्रिय साथियों कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, फटाफट इसका आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कथन सत्य कौन सा है? तो सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ लोग डी को कर रहे होंगे लेकिन डी नहीं सही है। चलिए, बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? आज आप सोच रहे होंगे काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सीटेट इसी तरह के प्रश्न पूछता है, यूपीटेट इसी तरह का प्रश्न पूछता है। अगर मैं आपको सरल प्रश्न देकर और लुभावने प्रश्न लेकर आऊँ आपके लिए, तो मुझे लगता है फिर बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर आप हमेशा हमें कहेंगे सर ने हमारे साथ अन्याय किया है और केवल वे अपने फ़ायदे के लिए इस तरह किए हैं। ठीक है, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं होता मैं केवल अपने फ़ायदे के लिए कोई काम करूं। तो एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप में सुनना। दूसरा ऑप्शन कहता है निरंतर गृह कार्य देते रहना। तीसरा ऑप्शन कहता है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। और चौथा ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। जल्दी से इसका आंसर करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बस थोड़ा समझना, थोड़ी सी समझ आपकी बढ़नी चाहिए। थोड़ी समझ में अगर आप समझ कर आंसर देंगे ज़रूर इस तरह के प्रश्न कर देंगे। बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। देखिए इसका उत्तर बिल्कुल सरल है, विद्यार्थियों को यह छोड़ देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। क्वेश्चन क्या था एक बार पढ़ लीजिए कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त ज़्यादा माना जाता है कि ये वाला कि क्या सीखना है कैसे सीखना है, बिल्कुल विद्यार्थियों को छोड़ देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है। पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा ऑप्शन है भिन्नता, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यागमन और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरण। जल्दी से इसके आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। इसमें तो आपको देर लगाना ही नहीं चाहिए था, अभिप्रेरण होना चाहिए। वंशानुक्रम से तो इसका कोई संबंध है ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। यूपीटेट 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम और युत्सा। जल्दी से इसका आंसर करिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, बस आप लगे रहिए हमारे साथ, आप जाइए कहीं नहीं। आपका हम सुपर टेट तक आपके साथ लगे रहेंगे। 600 काल की अवधि है। 600 काल की अवधि मानी जाती है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से लेकर 3 वर्ष तक। इसमें भी लोग गलत करेंगे। अब कोई सोचेगा हरलॉग के बारे में, कोई सोचेगा किसी और के बारे में, जिसका जो मन करेगा वही सोच के आंसर देगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये भी 2016 यूपीटेट का प्रश्न। देखिए यूपीटेट बहुत ही सरल एग्ज़ाम है, मुझे लगता है इस तरह के एग्ज़ाम को निकालने में बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ साहब ने इस बात को कहा है, गैरेट साहब ने कहा, हॉलैंड साहब ने कहा और थार्डवाइक साहब ने कहा। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो वुडवर्थ जी कहते हैं कि देखिए बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल माना जाता है, वातावरण का गुणनफल माना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर हो सकता है मिस हो गया हो मुझसे लिखवाने में तो इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सीटेट 2016 का प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है। देखिए एक चीज़ आप फिर समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आप एक चीज़ क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझिए कि अब सीटेट भी कथन वाले क्वेश्चन देने लगा है। अभी तक सीटेट इस तरह के प्रश्न नहीं देता था, लेकिन 2016 से आप देखिए कि सीटेट भी क्या करने लगा है, कथन वाला क्वेश्चन देने लगा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। तो वातावरण का बाहरी शक्ति है, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा था? वुडवर्थ साहब ने, रॉस साहब ने, एनास्टसी ने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस साहब ने बताया हमें कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रॉस साहब ने कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, और चौथा ऑप्शन कहता है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पर बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होता है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। आपके विचार आपके विचार व्यवहार अलग होंगे, हमारे अलग होंगे, इसीलिए चलिए अलग अलग सबका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीटेट 2014 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है गोद के लिए गए बच्चों को वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद के लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का, सहोदर मतलब सगे भाई बहन। दूसरा ऑप्शन कहता है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा ऑप्शन कहता है आनुवांशिक बनावट की व्यक्ति परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक प्रभावित करती है। एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए और थोड़ा से मैं आपको उसको नज़दीक कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट और इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता प्रभाव डालती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। इस प्रश्न को भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए बताइए, आपके सामने चारों विकल्प हैं। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन है वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। चौथा ऑप्शन है वंशानुक्रम इंटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। जल्दी से इसके आंसर बताइए। ये हरियाणा टेट में यह प्रश्न पूछा गया था और 2013 में दोस्तों। तो एक तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति के वृद्धि पर प्रभाव जो पड़ता है वो होता है वंशानुक्रम इंटू वातावरण को प्रभावित करता है, ठीक है, व्यक्ति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर कि बालक के शारीरिक लक्षण निम्न में से किसके शारीरिक लक्षणों से निश्चित होते हैं। बालक के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से किसके शारीरिक लक्षणों से निश्चित होते हैं। माता के लक्षण से, पिता के लक्षण से, माता पिता दोनों के लक्षण से, आनुवांशिक प्रबल लक्षण से। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों माता पिता दोनों के लक्षण से बालक के शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से लक्षण में क्या होते हैं, निश्चित लक्षण प्राप्त होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी ठीक ठाक है, ठीक है। प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर प्रसिद्ध प्रयोग निम्न में से किसने किया था। डेविस, मेंडल और गॉल्टन और डार्विन। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो मेंडल, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रजनन शास्त्र के क्षेत्र में मटर के दानों पर प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने प्रयोग किया था मेंडल साहब ने। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऊंचाई, बुद्धि और स्वभाव, ये सभी। जल्दी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। जल्दी से आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये सभी देखिए, ऊंचाई पर भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी और स्वभाव पर भी, ठीक है। ये पर्यावरण का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? वाटसन, विलियम जेम्स और डेविस गाल्टन। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। वाटसन साहब ने ये बात कही है। ठीक है, कुछ लोग विलियम जोन्स लगा रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है, इसको हमने चेक भी किया है। तो जहाँ तक मेरा 99.1% और भी बढ़ा देंगे तब भी यह क्वेश्चन सही है। तो तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ, चाहे डॉक्टर बना दूँ, चोर बना दूँ, वकील बना दूँ। यह कथन किसका है? वाटसन साहब का है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान टेट 2012 का यह प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा से। शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं, क्रियाओं के अस्तित्व को और उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारे नए और पुराने छात्र हैं ज़रूर व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा दिया करें। देखिए आपको कहना नहीं पड़ना चाहिए, आप वीक में एक दिन भी लगा दिया करें व्हाट्सएप या फेसबुक की स्टेटस पर ज़रूर आप लगाया करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। पैतृक गुणों के हस्तांतरण सिद्धांतों को स्पष्ट किया था डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने, लॉक ने। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडल साहब ने पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब वंशानुक्रम का लास्ट क्वेश्चन है, अब समाजीकरण में हम आएंगे। तो एक माता पिता के अलग रंग की संतान होती है क्योंकि रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीवकोश के कारण और वंश सूत्र के कारण। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चलिए। लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल गए हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवकोश के कारण। जीवकोश के कारण एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान क्यों होती है? जीवकोश के कारण। इसको याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, यूपी टेट हो सकता है फेवरेट क्वेश्चन बना दे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतानें भी होती हैं। माता पिता जैसे, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग और थोड़ी थोड़ी समान। जल्दी से इसका आंसर करिए। थोड़ा से ये आपका टेक्निकल यानी कि आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए इस प्रश्न को मैंने डाला और यह प्रश्न आयोग ने बनाया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा माता पिता जैसे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्या होता है? थोड़ी थोड़ी समान, थोड़ी थोड़ी अलग। ठीक है, कुछ लोगों ने तो ये भी लगा दिया होगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अलग सर होगा और थोड़ी थोड़ी समान होगा। तो समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे। देखिए ये उनका उस क्वेश्चन ही गलत हुआ होगा जो काफ़ी ज़्यादा सोचे होंगे, जो ज़्यादा सोच विचार करते हैं उनका यह प्रश्न ज़रूर गलत हुआ होगा क्योंकि वे सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ें बताया है कि सीटेट और यूपीटेट में ना तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना है ना तो बहुत ज़्यादा कम सोचना। बिल्कुल आपको मध्यम मार्गी बने रहना है और मध्यम मार्गी से ही आपका प्रश्न आएगा। अगर आपने ज़्यादा सोचा तो पक्का गलत, कम सोचा तब भी गलत। बिल्कुल मध्यम में रहिए, बस सामान्य सोच रखिए। आपको 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ थोड़े ना आपको आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं आप और आईएएस के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रेनर आप प्रोफेसर थोड़े ना बनने जा रहे हैं। ठीक है, लबासना में आप एक तरीके से टीचर बनने जा रहे हैं, प्रोफेसर। चलिए जब माता पिता के बच्चे उनकी विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होते हैं समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु के निरंतरता का, प्रत्यागमन का। देखिए कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, जब उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उनको काफ़ी बार दुख महसूस होता है, लेकिन जब उनका दूसरा क्वेश्चन सही हो जाता है तो फिर मानो कि उन्होंने इसी साल मतलब आज ही सीटेट को पास कर लिया है। बिल्कुल इस तरह की खुशी होनी चाहिए, ऐसे ही खुशी होती है। ठीक है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर यह सिद्धांत लागू होता है कि मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत लागू हो रहा है। मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत लागू हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। सामान्य पुरुष में XY गुण सूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में
डैश डैश एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई वाई का गुणसूत्र होता है, ठीक है। एक्स 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 गुणसूत्र होता है और एक्स गुणसूत्र होते हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा है तो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, और जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि देखिए, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, डाउन्स सिंड्रोम, क्लीन-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इसका भी, इस प्रश्न को वही गलत करेगा जो बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा होगा, उसका भी ये प्रश्न गलत हो जाएगा, पक्का है। ठीक है, और जो हमारे नए साथी हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थोड़ा से आज आपको क्लास थोड़ा से वैसे लग रही होगी, ठीक है। दरअसल क्या हुआ है कि काफ़ी क्लास करने के बाद आज मैं ज़्यादा थक गया हूँ, काफ़ी काम करने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों में, इसका आंसर हो जाएगा डाउन्स सिंड्रोम। जिन्होंने इस ऑप्शन को लगाया होगा उनको बहुत खुशी हुई होगी कि वाकई में मैंने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, वाकई में मेरा तुक्का भी सही होता है। हाँ, चलिए, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यूपी टेट 2017 का प्रश्न है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24। इनमें से कोई नहीं। क्या आप इसको भी गलत कर देंगे? इसको भी क्या आप गलत कर देंगे? जल्दी से इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताते चलिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 23 गुणसूत्र होते हैं। तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है मेरे प्रिय साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सीटेट यूपी टेट 2017 का प्रश्न है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, इसको ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन करिएगा, इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। ये 2021 चल रहा है, तो 4 साल हो गए हैं, चौथे साल में हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, दूसरा ऑप्शन है गाल्टन, तीसरा ऑप्शन है रॉस वुडवर्थ है। देखिए, एक सुझाव अगर आप मेरी और माने तो, अगर आपके पास समय मिले तो आप पिछले क्लास को फिर से देखते आइए, पिछले क्लास को आप फिर से देखते आइए धीरे धीरे, ठीक है। डेली मत देखिए, वीक में एक क्लास देख लिया करें और उसको थोड़ा से रुक कर देखा करें और समझ कर चलते आएँ, ठीक है। चलिए अगले, इसका आंसर हो जाएगा। तो सुजनन शास्त्र के पिता माना जाता है किन्हें? गाल्टन को। चलिए अब आते हैं समाजीकरण से। 1-2 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं, बस 3-4 मिनट और वेट कर लीजिए, आपकी क्लास को हम यहीं पर स्थगित कर देंगे। बस 3 मिनट और वेट करिए। परिवार का एक साधन है अनौपचारिक शिक्षण का। जल्दी से इसका बता दीजिए आंसर, ठीक है। हमें खुशी होगी अगर सारे छात्र इसका आंसर सही कर देंगे। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपको सोचना चाहिए कि वाकई में यह प्रश्न बिल्कुल सरल था, हमने ज़्यादा सोचा इसलिए हमारा सही गलत हो गया। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक एक शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा का विद्यालय है, इस बात को आप जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? बीटेट यानी कि बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं है, ये मत सोचिए, इनमें से सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए, बिल्कुल ज़्यादा सोचिए मत, इसको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? परिवार देती है, जो कि आप लोग जानते थे कि बिहार वाले क्वेश्चन कठिन नहीं रहते हैं, सरल ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। अगर इस प्रश्न को आपने गलत कर दिया ना तो समझ लीजिए कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर मजाक कर रहे हैं आप अपनी तैयारी के साथ, यानी कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम जो होता है संपर्क से तो ही आरंभ होता है, जो कि आप जानते हैं। बालक का जो समाज के साथ संपर्क बढ़ता है वही सामाजिक अधिगम है।
ठीक है, समाज से वो चीज़ें सीखता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बस एक दो प्रश्न और हैं। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है जिससे निहित है। पहला ऑप्शन है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सारे प्रश्न दिख जाएं। ठीक है, समाजीकरण के संदर्भ में बताइएगा। दूसरा ऑप्शन है मूल्यों व आवृत्तियों का शिक्षण और आकलन। और तीसरा ऑप्शन है बालात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी अध्यापन के अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार है। देखिए सीटेट 2014 का प्रश्न है। सीटेट किस तरह के प्रश्न पूछता है ये मान के चलिए, बहुत परेशान करता है सीटेट। ठीक है, अंतः क्रिया व सामग्री द्वारा स्कूलों से प्रस्तुत किए जाने वाला सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया इस प्रश्न को तब भी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य विद्यालय होता है। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बस समझो लास्ट ही प्रश्न है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों व विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। और तीसरा ऑप्शन कहता है घुलने मिलने तथा समायोजन की। और चौथा ऑप्शन कहता है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। जल्दी से इसका आंसर बताइए। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है कि सभी लोग कर सकते हैं इसका। तो मूल्यों और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वही समाजीकरण की प्रक्रिया है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो हमारे नए साथी जुड़े थे वे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग क्लास के बाद ज़रूर फीडबैक दिया करें। आप लोग क्लास के बाद नहीं, आप लाइव में ही फीडबैक दे देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि फिर क्या होता है कि आपके कमेंट हट जाते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।